गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना अल्टरनेटिंग करंट का ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अपन ने जो डिस्कशन कर लिया था उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और है। जो अपन ने लास्ट लेक्चर का केस थर्ड पढ़ा था कि जब आर, एल और सी तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो, आर, एल एंड सी are connected in series with some AC voltage V equals to Vm sin omega t R L C। सबको पता है कि इन R L C के अंदर क्या होता है, फेज में डिफरेंस रहता है। आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं कि करंट तो सब में सेम ही होती है, IM और IM, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज होता है वो होता है VMR जीरो फेज के साथ, यहाँ होता है VML π/2 फेज के साथ में, और यहाँ होता है π/2 फेज के साथ में लैगिंग करता हुआ VMC, और यहाँ हो जाएगा IM। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, जनरली तो फेज होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इन एन AC सर्किट contains L, C, R in series, then normally a phase difference exists between voltage and current due to impedance of these elements. If the frequency of the applied voltage is increased, अब देखो क्या होता है, अब ओमेगा को अगर अपन इंक्रीज करें, ओमेगा को इंक्रीज करने से क्या होगा, ओमेगा को इंक्रीज करने से जो XL होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, XL होता है सबको पता है ओमेगा L, और XC क्या होता है बच्चों, XC होता है 1/ओमेगा C। बोलो होता है कि नहीं होता है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो XL तो इंक्रीज होगा, अब इसको आप इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, इसको इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा। एट सम पॉइंट when XL and XC becomes equal, this condition is known as resonance of RLC circuit, तो यही कह रहा है यहाँ पर कि if the frequency of the applied AC voltage is increased, omega L gets increased, ओमेगा इंक्रीज करोगे तो XL ओमेगा L इंक्रीज हो जाएगा, अरे XL जो है वही तो ओमेगा L है, तो ओमेगा L इंक्रीज हो जाएगा, एंड 1/ओमेगा C कौन है, XC, तो 1/ओमेगा C डिक्रीज होगा, whereas the R is unaffected because everyone knows R do not depend upon frequency, R frequency पर डिपेंड नहीं करता है, R होता है, R का फॉर्मूला आप जानते हैं ρL/A होता है, जबकि XL ओमेगा L होता है, XC 1/ओमेगा C होता है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। 1/omega C increases, a condition will reach when XL equals to XC, so that the resultant reactance, XL minus XC becomes 0 and phi is 0 and the current in the circuit is maximum. This condition is called resonance and the circuit is called सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब देखो दोबारा समझो सारी की सारी बातें, ये तो कंडीशन हो गई, ये तो क्या हो गई, कंडीशन हो गई। दोबारा समझो सारी बातें, मैंने क्या क्या बोला। मैं ये बोल रहा हूं जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होने से क्या होगा, XL विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ XL को ही ओमेगा L बोल रहे हैं, XL इक्वल्स टू ओमेगा L। आप XL इंक्रीज करोगे तो ओमेगा L शुड बी इंक्रीज, right? Omega L also increases, but XC which is 1/omega C, तो अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करोगे तो XC क्या होगा, डिक्रीज होगा, XC क्या होगा, ये 1/omega C बोल दो या XC बोल दो, ये डिक्रीज होगा। एट सम पॉइंट XL एंड XC, एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है, एट सम पॉइंट दे विल इक्वल और दे विल सेम। तो when XL equals to XC, the impedance of the circuit, the impedance of circuit
सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा सर? इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो सर एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर लिखें कि एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर लिखें? तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने डिफरेंस लगा दिया, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देना। समझ में आ गई बात? तो एक्सएल माइनस एक्ससी करो चाहे एक्ससी माइनस एक्सएल करो, ये कुछ भी कर सकते हो आप। और अभी बोलो ये दोनों बराबर हो चुके हैं, जब ये बराबर हो जाते हैं, जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0, और ये 0 होना तो z बिकम्स मिनिमम। z क्या हो जाएगा? मिनिमम। अरे यार ये 100 था यार, इसमें कुछ चीज और ऐड हो रही थी, अब वो जो ऐड होने वाली चीज है वो हट गई, तो z बिकम्स मिनिमम। तो जब एक्सएल एक्ससी इक्वल हो जाएंगे तो z मिनिमम हो जाएगा, और z मिनिमम हो गया तो करंट क्या होती है? करंट होती है I। अगर अपन आरएमएस करंट की बात करें तो जो करंट लिखते हैं ना यहाँ पे, आरएमएस लिखोगे तो यहाँ भी आरएमएस आएगा, अगर यहाँ आईएम लिखोगे तो यहाँ भी वीएम आएगा। तो आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो सब जगह सेम ही होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैं इसको आईएम लिखूं, अब समझदार हो तुम इतना ना, जो वोल्टेज यहाँ रखोगे, अगर पीक वोल्टेज रखोगे तो पीक करंट आएगी, आरएमएस वोल्टेज रखोगे तो आरएमएस करंट आएगी। बट नाउ जेड बिकम्स मिनिमम, एंड इफ जेड बिकम्स मिनिमम आरएमएस करंट क्या करंट भी बोल सकते हैं कि करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो एक्सएल व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी जेड बिकम्स मिनिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम, दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस, दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। अब रीडिंग लगाओ इसकी, अब रीडिंग लगाओ जो मैंने कहा था, अब समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी वोल्टेज इज इंक्रीज्ड ओमेगा एल, ओमेगा इंक्रीज करोगे तो ओमेगा इंटू एल इंक्रीज होगा। सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, आप तो ओमेगा बढ़ा रहे हो। अबे नालायक गधे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो ओमेगा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? और अगर अपन ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी विच इज एक्ससी, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। whereas r is unaffected by decreasing frequency or increasing frequency. Omega, a condition will reach when xl equals to xc, when xl equals to xc, so that the resultant reactance xl minus xc becomes 0. phi जो होता है वो भी 0 हो जाएगा। देखो phi के बारे में भी बता देता हूं। ये उन सब बातों का प्रूव कर रहा हूं यहां पर। तो tan phi becomes xl minus xc upon r, and xl minus xc is 0, तो tan phi equals to 0, तो phi will be 0 डिग्री, phi will be 0 डिग्री। तो phi कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, phi 0 हो जाता है। द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, और दिस सर्किट इज रेजोनेटिंग सर्किट। अरे समझ में आ गई के बात सबको यहां तक की? कोई दिक्कत इस बात में? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो फेजर फॉर रेजोनेटिंग सर्किट, फेजर और रेजोनेटिंग सर्किट। देखो फेजर क्या होगा, याद करो, मैंने ये चीज बनवा दी आपको पहले ही। सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले क्या करते हैं आप बोल दो यार, सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले आप, जैसे ये आर है, VMR, याद करो VMR बनाते थे अपन, फिर ऊपर की तरफ क्या बनाते थे? VML, मैं यहाँ लिख रहा हूँ XL, यहाँ क्या लिख देते हैं? XC। अरे वही सब कुछ है, बस अपन ने क्या कर दिया? ये कर दिया। अब बताओ XL और XC में से कौन बड़ा है? ये ऊपर मैंने लिख दिया XL। और बताओ XL और XC में से क्या होता था? एक जना बड़ा होता था और एक जना छोटा होता था। इस चीज को अपन थोड़ा सा, आपको दिख रहा है क्या ये?
अगर दिख रहा है तो फिर सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक्सएल और एक्सी जो है, डबल बार लिख दिया मैंने, ये एक्सएल और एक्सी क्या है, इक्वल है। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल होगा तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो फिर बचेगा कौन, जेड, जेड बिकम्स आर, जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और याद करो फेजर में, फेजर कैसे बनाते थे अपन, सबसे पहले किसको बोलता था मैं बनाने के लिए, सबसे पहले मैं बोलता था बेटा बनाओ वी एम आर, फिर उसके बाद कौन बनाओ, आई एम, फिर उसके बाद क्या बनाते थे अपन, वी एम, याद करो वी एम एल, फिर उसके बाद क्या बनाते थे अपन, याद करो वी एम सी। और अभी वी एम और ये बराबर है, ये एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे ईच अदर दोनों को। ये एंगल याद करो पाई बाई 2 अपन करते थे, ये एंगल भी पाई बाई 2 होता था, ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। और वी एम आर और आई एम अब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस के टाइम की बात हो गई आपके। अब आपके ग्राफ पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन जेड एंड फ्रीक्वेंसी एफ और आई आर एम एस और एंड फ्रीक्वेंसी आरएमएस करंट, और इसके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा। देखो आप सबको पता है कि ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी की एक स्पेशल वैल्यू होती है, उसको बोल रहे हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपन ने कैलकुलेट नहीं करी है, उसको और कैलकुलेट कर देता हूं मैं, यहां पर कैलकुलेट कर देते हैं। देखो ध्यान से, रेजोनेंस जो होता है वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर, आप बोल रहे हैं ना ओमेगा को क्या बोलते हैं, क्या करना पड़ता है अपने को, चेंज करना पड़ता है। तो अपन ओमेगा को चेंज करते हैं, तो ओमेगा को चेंज करने से क्या होता है, ओमेगा एल और ओमेगा सी चेंज होते हैं और एक पॉइंट आता है जहां पर ये बराबर हो जाते हैं। तो भैया जब ओमेगा को चेंज करने से ओमेगा एल ओमेगा सी चेंज होते हैं, तो वो ऐसा कौन सा ओमेगा आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं, हमें कैलकुलेट कर रहे हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी वो देखो आप, भाई आपको पता चल गया एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल इक्वल हो गया किसके, एक्ससी के, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है ओमेगा सी। ऐसा जब ये बराबर होते हैं, भाई एक बढ़ रहा है एक घट रहा है आप बोल रहे हैं ना, तो ऐसा एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट पर होता है, या तो ओमेगा नोट बोल दो इसको या ओमेगा आर बोल दो, ओमेगा आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। और सबको पता है कि ओमेगा जो होता है, ओमेगा क्या होता है 2πf, ओमेगा क्या होता है 2πf। तो यहां से एफ आर बराबर आ जाएगा किसके, ओमेगा आर अपॉन 2π के। बताओ ओमेगा आर 1/2π √LC, अरे 1/2π तो ये हो गया, और ये √LC इसके साथ ही आ जाएगा √LC। तो ये होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो अपन बात कर रहे थे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, इंपीडेंस जेड बिकम्स मिनिमम, जेड मिनिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आर। इसी फ्रीक्वेंसी पर जब जेड मिनिमम होगा तो करंट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। जो आई आर एम एस है वो आई आर एम एस बिकम्स मैक्सिमम वी आर एम एस डिवाइड में कितना आ जाएगा आर, वी आर एम एस डिवाइड में कितना आ जाएगा आर। जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो इम्पीडेंस तो मिनिमम होता है, इम्पीडेंस तो मिनिमम होता है, बट आई आर एम एस मैक्सिमम होगा। सबको रीजन पता है, करंट और ये, अरे ये यहाँ पे जेड आता है ना, ये जेड ही तो होता है, और जेड मिनिमम होगा तो ये जेड मिनिमम होगा, तो ये जेड मिनिमम कितना होता है यार। अगर ये चीज मिनिमम होगी, अगर ये चीज मिनिमम होगी तो बताओ ऊपर वाली चीज मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी।
तो जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा जाए, जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा जाए तो ये होगा। इसमें पॉइंट इतना सा ध्यान रखना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम हो जाता है और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ये करंट का ग्राफ था और इस सर्टेन पॉइंट पर करंट बिकम्स मैक्सिमम। और ऐसा किस फ्रीक्वेंसी पर होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर होता है। कैसी फ्रीक्वेंसी पर होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो ये बात अपने को अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो ये फेजर हो गया रेजोनेंस के टाइम का, ये उसका क्या बोलते हैं डायग्राम हो गया, सारी बातें हो गई। अब आ जाओ आगे। अब अपन बात कर रहे हैं, अच्छा आपसे अगर कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, बताओ रेजोनेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि एक्सएल बिकम्स एक्सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सएल बिकम्स एक्सी। अब एक्सएल एक्सी के नाम पता होने चाहिए तुम्हारे को। नंबर 2, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम, इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम एंड इक्वल्स टू आर। करंट becomes maximum। अब आई तुम जो लिखते हो, जनरली अपन आरएमएस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आरएमएस जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो किसके बराबर होगी, अगर आरएमएस करंट लिख रहे हो तो आरएमएस वोल्टेज अपॉन जेड, जेड क्या होगा, मिनिमम होगा। नंबर 4, इसके बाद क्या बचा, फेज डिफरेंस। सारी बातें एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हो रही है। फेज डिफरेंस, बताओ फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस होता है tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये सब 0 हो गया, तो बताओ फाई विल बी 0, फाई विल बी 0। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है इस टाइम पे, फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा बोलेगा तो 1/√LC। इसकी यूनिट से पहचान में आएगा ये क्या बोल रहा है, रेडियन पर सेकंड है तो ओमेगा बोल रहा है, और अगर FR है तो फिर आएगा 1/2π√LC। इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, रेजोनेंस की। किसकी प्रॉपर्टीज है ये, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज है। तो अपन यही बोल रहे हैं कि भैया एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंट, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस करंट विल मैक्सिमम, करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब वही चीज यहां पर दोबारा आ रही है, ध्यान से देखो। अगला पॉइंट है अपना हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। अब ये हाफ पावर पॉइंट क्या होते हैं वो देखो आप, कि भैया हमें पता है कि जब अपन IRMS और फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर हमें करंट क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। IRMS इज बिकम्स मैक्सिमम। इस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड दो ऐसी सर्टेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ध्यान से सुनना। इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती है जिस पर जो करंट होती है उसका मैक्सिमम मान का 1/√2 हो जाती है। और इन फ्रीक्वेंसीज को हमने नाम दिया F1 एंड F2, ए के रिगार्डिंग F1, बी के रिगार्डिंग F2। तो F1 एंड F2 आर टू फ्रीक्वेंसीज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। These 2 points A and B are known as half power point। सर why half power, यहाँ तो करंट 1/√2 हो रही है। हाँ, ये बात अच्छी बात आपने पूछी कि why half power, हाफ पावर क्यों बोल रहे हैं। सबको पता होगा पावर का फॉर्मूला होता है, मैं बात कर रहा हूं एट रेजोनेटिंग पॉइंट या एट FR फ्रीक्वेंसी, मैं बात कर रहा हूं FR फ्रीक्वेंसी पर, तो पावर जो होगी वो मैक्सिमम होगी। कैसे पता चला, पावर होती है I²R। सबने सुना है, सबने सुना है। अपन बात कर रहे हैं RMS की, कौन सी पावर की बात कर रहे हैं अपन, RMS पावर की। तो RMS पावर होगी तो RMS करंट होगी इनटू R, समझ गए, इक्वेशन नंबर 1।
ये तो बात हुई कहां पर, इस पर। अब मैं बात कर रहा हूं 4 पॉइंट ए एंड बी, 4 पॉइंट या एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट की बात करें अगर, तो बताओ ए और बी पॉइंट पर क्या होगा। ए और बी पॉइंट पर करंट बिकम्स 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन पावर विल बी, देन पावर इसको P डैश नाम दे देता हूं। तो बताओ P डैश कितनी होगी, बोलो फटाफट जल्दी से। तो P डैश विल बी I डैश स्क्वायर इंटू आर, P बराबर I स्क्वायर आर। तो A और B पर जो करंट है जिसको आप I डैश बोल रहे हो उसकी वैल्यू रखो यहां पर। तो P डैश कितनी आएगी, यहां पर I डैश की वैल्यू IRMS/√2, ये तो करंट की वैल्यू है, ये फॉर्मूले का स्क्वायर है, इंटू आर। IRMS/√2 का स्क्वायर करोगे तो P डैश कितना आएगा, IRMS का स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। बताओ ये क्या है, I स्क्वायर आर एम एस इंटू आर क्या होता है, ये P मैक्स होता है, क्योंकि आपने करंट मैक्सिमम ले रखी है, आप करंट मैक्सिमम की बात कर रहे हो। अरे बेटा सिंपल ही तो है रे यार। बताओ इस P डैश की वैल्यू कितनी आएगी, I स्क्वायर आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P मैक्स। तो A एंड B आर नोन एज A एंड B आर हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट्स। A एंड B आर नोन एज हाफ पावर पॉइंट। A और B को अपन क्या कहते हैं, हाफ पावर पॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर पावर कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है अपने मैक्सिमम वैल्यू की, बट करंट कितनी होती है, हाफ नहीं होती है, करंट क्या होती है, मैक्सिमम बाई √2 हो जाती है। तो यही सब कुछ यहां लिखा हुआ है। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ IRMS विद फ्रीक्वेंसी इन LCR सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, दैट इज IRMS मैक्सिमम। यहां क्या लिखा हुआ है, IRMS मैक्सिमम, समझ जाओगे ना, ये IRMS मैक्सिमम लिखा हुआ है, IRMS मैक्सिमम। द पावर डिसिपेशन विल बी IRMS I स्क्वायर आर। तो IRMS का स्क्वायर मैक्सिमम इंटू आर, वही वाली चीज ये लिखा हुआ है, पावर विल बी I स्क्वायर आर एंड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो बताओ ये ग्राफ हो गया। देयर एग्जिस्ट टू फ्रीक्वेंसी F1 एंड F1 जो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है, एंड F2 जो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, एट विच द करंट इन द सर्किट विल बी, करंट इन द सर्किट, जब करंट की बात करें तो करंट तो कितनी हो जाती है, 1/√2 हो जाती है। करंट विल बी द सर्किट 1/√2 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ए और बी पर करंट तो 1/√2 हो जाती है, एंड द सर्किट कंज्यूम हाफ पावर ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। पावर कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। दीज फ्रीक्वेंसीज आर thus called half power frequencies. At these frequencies effective current is IRMS at these frequency effective current is given IRMS/√2। इस पॉइंट पर जो करंट होती है वो होती है IRMS/√2। अरे समझ में आ गई ये बात सबके, फटाफट बता दो जल्दी से, मेरे हिसाब से तो समझ में आ जानी चाहिए। दोबारा सुन लो सारी बात। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होती है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इधर और इधर दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इधर वाली फ्रीक्वेंसी F1 जो कि रेजोनेटिंग से छोटी है, इधर वाली फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग से बड़ी है। तो जो रेजोनेटिंग से छोटी फ्रीक्वेंसी होती है और बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, इन पर जो करंट होती है वो IRMS मैक्सिमम जो है उसकी 1/√2 हो जाती है। करंट √2 टाइम्स होती है तो पावर होती है I स्क्वायर इंटू आर। तो ये बात है फ्रीक्वेंसी पर, ये बात है पॉइंट ए एंड बी पर। I स्क्वायर आर, I डैश स्क्वायर सोल्व करके ये लिया है। अरे बात समझ में आ गई सबके, आगे बढ़ जाओ, समझ में आ गई तो। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्या है, बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होती है सर, बैंडविड्थ जो होती है ये गैप जो होता है ना, आपने ये जो बनाया IRMS और फ्रीक्वेंसी का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ इस तरीके से आता है, राइट। इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर जो करंट होती है विल बी मैक्सिमम। मैं दोबारा बना रहा हूं ताकि तुम्हारे को यहाँ पर क्लियरिटी रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है ये
एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए और बैंड विड्थ कैलकुलेट कीजिए, तो इसके साथ भी ग्राफ बना दिया मैंने। अब यहां पर हमें दो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं F1 एंड F2, यहां पर हमें दो फ्रीक्वेंसीज मिलती है F1 एंड F2। एट दीज टू फ्रीक्वेंसीज पॉइंट आर AB, द करंट विल बी IRMS मैक्स डिवाइड √2। ये दोनों, इस गैप को, यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी F1, यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी F2, दिस गैप F2 माइनस F1 इज कॉल्ड बैंडविड्थ, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है LCR रेजोनेटिंग सर्किट इज एबल टू एब्जॉर्ब more energy from the source in the frequency interval F2 minus F1। F2 minus F1 का जो गैप होता है, इसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। दिस गैप बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इन पॉइंट को अपन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। F2 minus F1 इज नॉन एज या इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इसको क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। अब अपन को कैलकुलेशन करनी है बैंडविड्थ की। 4 नंबर का सवाल है, ध्यान रख लेना। कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ, राजस्थान बोर्ड के फेवरेट में से ही है। बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करनी है कि भाई बैंडविड्थ आती कितनी। अब ध्यान से देखना, डेरिवेशन है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, इसलिए अटेंशन रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना। अपन बात करते हैं एट हाफ पावर पॉइंट्स, सिंस एट हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट्स पर क्या होता है? हाफ पावर पॉइंट्स पर हमें पता है कि जो करंट होती है I, उसकी वैल्यू होती है RMS, जो मैक्सिमम होती है, इंटू √2। सही बात है। इस √2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चाहो तो आप यहां पर वैल्यू रख दो। बताओ करंट क्या होती है, किसी की भी करंट क्या होती है? ये जो वैल्यू है ना, ये भी RMS ही आएगी ना। तो इधर RMS लग रहे हैं तो इधर भी RMS आएगी। IRMS क्या होता है? VRMS अपॉन Z। क्या होता है? VRMS अपॉन Z इक्वल्स टू RMS मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट कब होगी? मैक्सिमम करंट जब होगी जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। इंपीडेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और इंपीडेंस मिनिमम कब होता है? इंपीडेंस मिनिमम कितना होता है? R के बराबर होता है। IRMS जो होता है, मैक्सिमम जो होती है, IRMS मैक्सिमम जो होता है वो होता है VRMS अपॉन में Z मिनिमम। और Z मिनिमम कितना होता है? Z मिनिमम विल बी R। इसलिए मैंने यहाँ IRMS मैक्सिमम I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो ये टोटल है तो V अपॉन Z, ये मैक्सिमम है इसलिए √2R। ये RMS से ये RMS तो जाएगा, √2R इधर, Z इधर। तो क्या लिख सकते हैं आप? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा √2R इक्वल्स टू Z। ये हो जाएगा बेटा √2R इक्वल्स टू Z, √2R इक्वल्स टू Z। बोलो √2R तो अपनी जगह, Z की वैल्यू बोलो कितनी होती है? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट। होता है कि नहीं होता है? अब आगे बढ़ो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? 2R² इक्वल्स टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? 2R² इधर लेकर आओगे तो ये 2R² माइनस R² इक्वल्स टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को हटाओ, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट करेंगे, प्लस माइनस R इक्वल्स टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर हटा दिया। होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस R। तो माइनस से प्लस जाती है रेंज, इसलिए अपन क्या लेंगे? माइनस R इक्वल्स टू, अच्छा पहले सुनो एक मिनट, प्लस माइनस R इक्वल्स टू XL को क्या लिख सकते हैं आप? ω_L। XC को क्या लिख सकते हैं आप? ω_C। अरे लिख सकते हैं क्या? अब देखो यहाँ ध्यान से, इक्वेशन लिखने का दो सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये गलती करवा देता है। अपन की रेंज होती है माइनस से प्लस की तरफ, तो माइनस पहले आएगा तो अपन लिखेंगे माइनस R पे तो लेंगे ω1L ω1C, और एक लेंगे इसी चीज। अरे भाई ये प्लस माइनस R है ना, तो आप इस प्लस माइनस R को क्या कर सकते हो? 2 बार लिख सकते हो, एक बार माइनस के लिए और एक बार किसके लिए?
प्लस के लिए। तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस के लिए क्या आएगा बोलो, माइनस आर ओमेगा 1 सी माइनस ओमेगा 1 पे प्लस ओमेगा 2 पे और प्लस ओमेगा 2 पर ओमेगा 2L ओमेगा 2C, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को ऐड करो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो। अरे बेटा जोड़ेगा 0 हो जाएगा ना यार। ऊपर वाली लिख ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C 1 अपॉन ओमेगा 1C ऐड कर रहे हैं प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C, सही है। 0 ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C, या ऐसा करो ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो, ओमेगा 1L क्योंकि बीच में पॉजिटिव का साइन है तो ब्रैकेट का कोई सेंस नहीं है। ओमेगा 1L ओमेगा 2L एक साथ लिख लो, ओमेगा 1L ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C माइनस 1 अपॉन C कॉमन ले लो, माइनस 1 अपॉन C कॉमन, अंदर बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, 0 बराबर L कॉमन ले लो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इधर बोलो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन C एलसीएम ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब बताओ इस माइनस वाली टर्म को इधर भेज दो, जैसे माइनस वाली टर्म इधर जाएगी बोलो क्या होगा, ये 1 अपॉन सी इधर, 1 अपॉन सी इधर, और अंदर कौन है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, डिवाइड में कौन है ओमेगा 1 ओमेगा 2, और इधर कौन है, ये उधर जा चुका है प्लस हो गया, ये इधर की तरफ है, इक्वल L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा 1 2 उधर जाएगा, LC नीचे आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू, ये ऊपर गया LC नीचे है तो 1 अपॉन LC, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार दोनों को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वेशन 1, अच्छा डिवाइड करते समय पर ध्यान रखना 2 माइनस 1 करना, 1 माइनस 2 कर दोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, R माइनस R, लिखो R माइनस माइनस R, इक्वेशन 2 लिखनी है पहले, ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C माइनस इक्वेशन 1 लिखो ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C। अब बताओ सही तो लिखा है ना, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 2C ओमेगा 1L ओमेगा 1C, ये हो जाएगा 2R ओमेगा 2L अपना ओमेगा माइनस ओमेगा L, इधर माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगी टर्म, ये प्लस टर्म हो जाएगी तो इधर लिखेंगे ओमेगा 1C, ये माइनस वाली टर्म बाद में 1 अपॉन ओमेगा 2C, 2R किसके बराबर आएगा, L कॉमन, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस C कॉमन, अंदर बोलो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं ओमेगा 1 2 ओमेगा 1 2, ओमेगा 1 2 की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन LC, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 3, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी 1 अपॉन LC, रखो यहाँ पर, इसलिए यह आएगा 2R इक्वल्स टू L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड में ओमेगा 1 2 कितना है 1 अपॉन LC, 1 अपॉन LC, C से C कट जाएगा, अरे डबल बटा में है ना ये तो C कैंसिल हो जाएगा। अब बोलो क्या आएगा, यहीं लिख दूं, ये L नीचे से ऊपर चल जाएगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और L ऊपर चला गया, बताओ क्या आएगा 2R इक्वल्स टू L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, एक और L आ गया, प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा L, एक और एक 2 हो गए,
तो 2r इक्वल्स टू 2l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r अपॉन l इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये आ गई बैंडविड्थ। अरे आएगा। अब बोलो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, अपन ये कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, देयरफॉर बोलो क्या आ जाएगा, r अपॉन l इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा 2 की जगह f2 2 पाई f1, 2 पाई कॉमन ले लो, नीचे आ जाएगा, तो f2 माइनस f1, f2 माइनस f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई r अपॉन l। अरे आएगी कि नहीं आएगी, ये क्या आ जाएगी तुम्हारी बैंड विड्थ। यही क्या है, बैंड विड्थ है, यही बैंड विड्थ है। क्लियर है। तो बैंड विड्थ को अपने को अच्छे से पता होना चाहिए हमें कि क्या बैंड विड्थ होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। अब आ जाओ आगे। आगे आता है क्वालिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, एक सेकेंड, क्वालिटी फैक्टर, द शार्पनेस of the resonance curve is given by a characteristic factor is called quality factor। अगर आपको विजिबल है ये, अगर आपको विजिबल है मेरे हिसाब से, the sharpness of the resonance curve is given by a characteristic factor called quality factor। तो ये क्वालिटी फैक्टर होता है जो रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस को बताएगा। इसकी एक डेफिनेशन और देता हूं मैं आपको, वो जो डेफिनेशन आपको रिलेवेंट लगेगी टॉपिक से। ये तो अब शार्पनेस पता नहीं क्या आ गया, इसकी एक डेफिनेशन और देता हूं मैं आपको कि जो आपकी इट इज द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर, फिर इससे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इज द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ quality factor is the ratio of resonating frequency ओमेगा आर एंड, मैं इसको फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ जनरली इसको फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है कई बार, तो आप ध्यान रख लेना इसको। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी को भी यही बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को भी यही बोलते हैं, ध्यान रखना। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर एंड the bandwidth omega 2 minus omega 1 and the bandwidth omega 2 minus omega 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे, इन दोनों का जो रेशो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी फैक्टर। अब आगे देखो, तो Q बेसिकली क्या है, Q इज द रेशियो ऑफ ओमेगा आर, Q इज द रेशियो ऑफ ओमेगा आर डिवाइड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको कह रहे हैं अपन ये चीज। ठीक है। अब बताओ, ओमेगा आर डिवाइड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को अपन क्या कह रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर कह रहे हैं। तो ओमेगा आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आप इसको भी जानते हैं, तो रखो दोनों की वैल्यू यहाँ पर। बताओ ओमेगा आर कितना होगा, ओमेगा आर होता है 1 अपॉन रूट एल सी, या ओमेगा आर एक बार रहने दो, ओमेगा आर को बाद में पुट कर देंगे और फॉर्मूले निकाल लेंगे। बताओ अभी अभी आपने निकाला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आया, आर अपॉन एल के। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आया, आर अपॉन एल के। यह आ जाएगा आर अपॉन एल के। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आएगा, आर अपॉन एल के। तो अगर ये आर अपॉन एल के बराबर है तो क्वालिटी फैक्टर कितना आ जाएगा, ओमेगा आर इंटू एल अपॉन आर। सही लिखा है क्या मैंने, आर अपॉन एल, ओमेगा इसका मान रखोगे, अबे सही तो है। तो अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो कांस्टेंट मान लें और अगर इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो कांस्टेंट मान लें, तो जब हायर रेजिस्टेंस होगा ना तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा। या पहले इस बात को जो ये ऊपर लिखी हुई है उस बात को इससे समझते हैं। देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बैंड विड्थ जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होगा। इधर देखो एक बार, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ज्यादा, इसका मतलब है
बैंड विड्थ ज्यादा, बैंड विड्थ ज्यादा, बैंड विड्थ ज्यादा मतलब अभी आपने देखा ना Q का वैल्यू किसके बराबर आया, Q का वैल्यू है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अगर बैंड विड्थ ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा, तो Q की वैल्यू क्या होगी, कम, और Q कम होना मतलब जो शार्पनेस है, शार्पनेस अभी समझाऊंगा शार्पनेस का क्या मतलब, क्या निकल रहा है, शार्पनेस क्या हो जाएगी, अगर Q कम है तो शार्पनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो रही है वो बताओ सर, आप कैसे कम हो रही है ये चीज, देखो इधर ध्यान से भाई, अपन क्या करें, कंपैरिजन करें, अपन क्या करें, कंपैरिजन करें कि अपन ने एक कर्व बनाया, एक तो कर्व बनाया मैंने ये ऐसा, और एक कर्व बनाया मैंने ऐसा, किस किस के बीच में, IRMS और फ्रीक्वेंसी के लिए, यह है कर्व 1 और यह है कर्व 2, समझना बात को। अब आप मुझे इस ग्राफ में ये देख के बताओ कौन ज्यादा शार्प है, किसकी शार्पनेस ज्यादा है। तो आपको ये बात दिखाई दे रही है क्लियरली कि कर्व 1 शार्पनेस की बातें कर रहे हैं अपन, ना दिख भाई, शार्पनेस मतलब तीखा, ये तो ब्लंट है, मोटा है, तो ये जो है ज्यादा शार्प है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं शार्पनेस अभी आपको समझ में आ जाएगा, शार्पनेस जो विजिबल है, दिख रही है मुझे, वो उस हिसाब से लिख रहा हूं मैं, शार्पनेस 1 की जो है ज्यादा है किससे, शार्पनेस सेकंड से, एम आई करेक्ट। अब अगर शार्पनेस ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर का क्या पता चलता है, अभी पता चलेगा। देखो इसकी बैंड विड्थ देखो आप, बैंड विड्थ देखो आप इसकी, और एक इसकी बैंड विड्थ देखो आप, समझ गए आप, ये तो है बैंड विड्थ किस किस की, ये है बैंड विड्थ ये वाली, ये कौन सा कर्व है, कर्व 1 की, और ये है कर्व 2 की। बताओ बैंड विड्थ किसकी ज्यादा दिख रही है, अरे 2 वाले की ज्यादा दिख रही है ना, तो बैंड विड्थ जो है फर्स्ट वाले की कम है, और इसकी बैंड विड्थ जो है BW लिख दिया मैंने इसको, बैंड विड्थ सेकंड वाले की ज्यादा है। जिसकी बैंड विड्थ ज्यादा है, जिसकी बैंड विड्थ ज्यादा है उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा। बैंड विड्थ जिसकी ज्यादा है उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो देखो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आया उसकी शार्पनेस क्या है, ज्यादा। अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप ग्राफ देख करके तो क्वालिटी फैक्टर बता सकते हो, अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ देख करके आप क्या बता सकते हो, क्वालिटी फैक्टर बता सकते हो। और अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको ग्राफ दे रखा है तब तो शार्पनेस देख करके क्वालिटी फैक्टर बता दोगे, और अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, किसके फॉर्मूला दे रखा है, आपको बैंड विड्थ पता चल जाए तो आप ये बता सकते हो कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, उससे आप शार्पनेस बता सकते हो। मतलब उल्टा पुल्टा एक जैसा ही है। अब तो समझ में आई होगी बात के क्या कहना चाहता हूं। ये कहना चाह रहा है कि द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व इज गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर Q। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर अपन क्वालिटी फैक्टर पता लगा लें तो उससे अपन को रेजिस्टेंस का भी आइडिया लग जाएगा कि सर्किट किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब आप बताएंगे अगर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं। तो जिसका क्वालिटी फैक्टर कम है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो बताओ इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस का भी आइडिया लग सकता है। ये सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, ये सब मल्टीपल। आपको दो ग्राफ बना के दे दिया, आपसे पूछ लिया बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका कम है, तो आप क्वालिटी फैक्टर देख करके रेजिस्टेंस बता सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो कंपेयर कर सकते हैं आप। मैंने R लिख दिया आगे। अरे अब तो समझ में आई होगी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये कहानी है सारी की सारी किसकी, क्वालिटी फैक्टर की। आप क्वालिटी फैक्टर से क्या क्या पता लगा सकते हैं। अब आ जाओ आगे। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर के और फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं। देखो क्वालिटी फैक्टर का अपन ने एक तो फॉर्मूला पढ़ लिया कि Q होता है
ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, राइट। यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू रख दो और ओमेगा आर की वैल्यू रख दो। ओमेगा आर जो होता है वो तो होता है 1 अपॉन रूट एल सी, राइट। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर होता है? आर अपॉन एल के बराबर होता है। अभी अपन ने निकाला, दोनों का वैल्यू रखो, 1 अपॉन रूट एल सी तो ओमेगा आर की वैल्यू इनटू इसकी वैल्यू रखोगे आर अपॉन एल, एक एल से एक एल उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन आर अंडर रूट में एल अपॉन सी। तो ये भी एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आर एल सी, इन टर्म्स ऑफ आर एल और सी। अगर आर एल सी तीनों दे दें तो अपन क्या निकाल सकते हैं? क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आर एल सी तीनों दे दें तो क्वालिटी फैक्टर भी निकाला जा सकता है। तो ये भी एक तरीका था। अब आ जाओ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एवरेज पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट की पावर कैसे कैलकुलेट होती है? तो पावर बेसिकली क्या है? पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को अपन पावर कहते हैं। अब देखो पावर, और इसको समझने के लिए मैंने क्या ले लिया, एक कोई भी टर्म ले लो, कैसी भी टर्म ले लो जैसे तुम्हारे मन में है। लेट द वोल्टेज, let the equation of voltage is Vm sin omega t and current is Im sin omega t minus phi, माइनस प्लस फाइव, कुछ भी ले लो, प्लस माइनस फाइव कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो जो ले लेना। अब देखो तो पावर जो होती है ना वो क्या होती है? पावर होती है मल्टीपल ऑफ V और I। पावर इज द मल्टीपल ऑफ V और I। तो अपन क्या लिख सकते हैं? V और I का मल्टीपल है तो V को मल्टीप्लाई करो, Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा साइन ए साइन बी का। देखो साइन ए साइन बी का एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स वालों के लिए, तो डेली का ये काम है, पर हमारे जो विद्वान बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी कई होते हैं, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है मेरे हिसाब से 1/2 कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। अरे यही होता है क्या? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, बिल्कुल ये का ये होता है। हाँ भाई, साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बताओ क्या लिखोगे इसको? अब इसी टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हो बोलो? Vm साइन ओमेगा टी Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। साइन ए इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। बताओ, रखो वैल्यू, रखो यहाँ पर वैल्यू रखो। पी एम पावर जो आती है वो किसके बराबर होगी? Vm Im साइन ए, इसको अपन ने क्या किया? साइन ए साइन बी था, उसकी जगह अपन को क्या लिखना है? हाफ। तो मैंने यहाँ हाफ पुट कर दिया है। अब बताओ, यहाँ हाफ पुट कर दिया, अब आएगा cos ए। आपने ए किसको माना है? ओमेगा टी को, और बी किसको माना है? ओमेगा टी माइनस फाइव को। तो बोलो क्या लिखोगे? ए ओमेगा टी, बी किसको माना है? ओमेगा टी माइनस फाइव को, तो माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ गई बात? अरे माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना, माइनस कोस ए प्लस बी। बोलो कोस ए प्लस बी। ए किसको माना है तुमने? ओमेगा टी को, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन। तो P बराबर कितना हो जाएगा? Vm Im बाई टू को ऐसे लिख सकता हूं मैं, √2 √2। तो ये आ जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा,
क्या आ जाएगा, cos फाई, कितना आ जाएगा बेटा, cos फाई माइनस cos ओमेगा टी हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब अपन को क्या करना है, एवरेज पावर निकालनी है। अपन को क्या निकालनी है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज फॉर एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए आप क्या लिखोगे, पी एवरेज। देखो एवरेज जो होता है ना वो टाइम का होता है बेटा, यहां पर ध्यान रखना। मैंने याद करो एवरेज निकालने का तरीका भी बताया था आपको पहले लेक्चर में, इंटीग्रेशन करना था टाइम के रेस्पेक्ट में, डिवाइड में टाइम इंटरवल। तो कोस फाई जो है उसका एवरेज नहीं होगा ना, कोस फाई अपनी जगह पर ही रहेगा, माइनस एवरेज किसका होगा, इस टर्म का होगा, कोस ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। और आपको बता दूं इसका एवरेज अगर आप चाहें तो घर पे सोल्व कर लेना, कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाई का जब एवरेज करोगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो बताओ बचेगा क्या, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो बचेगा क्या, तो ये आ जाएगा पी एवरेज इक्वल्स टू, मैं यहां लिख देता हूं पहले, ये जो यहां पर कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाई की बात है, इसका जो एवरेज है वो कितना होता है, 0। अब बताओ क्या होगा, तो पी एवरेज विल बी वी एम बटा रूट 2 आई एम बटा रूट 2 इंटू कितना फाई, कोस फाई, कितना फाई, कोस फाई। तो अगर ये वी एम बटा रूट 2 कोस फाई है, आई एम बटा रूट 2, याद करो पी अपॉन रूट 2 क्या होता है, वी आर एम एस, आर एम एस वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन रूट 2, और ये कितना हो जाएगा, आई एम अपॉन रूट 2। अरे होगा कि नहीं होगा, तो बोलो अगर ऐसा होगा तो क्या आ जाएगा, पी एवरेज विल बी वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कितना फाई, कोस फाई। तो ये आ जाएगा पी एवरेज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन किसकी, चोक कोयल की। किसकी बात कर रहे हैं, चोक कोयल। चोक कोयल क्या होता है, आपको क्या क्या याद रखना है चोक कोयल के अंदर। चोक कोयल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये है, इसका काम होता है एसी सर्किट में जो करंट होती है उसको कंट्रोल करना। जैसे डीसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है रियोस्टेट, डीसी सर्किट्स में करंट को कौन कंट्रोल करता है, रियोस्टेट, वैसे ही एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल कौन करता है, चोक कोयल। अब चोक कोयल क्या होती है, कोयल आ गई ना, कोयल के पास एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टिविटी, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। कोयल जो होती है, मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन वायर जो होता है उसके पास तो होता है रेजिस्टेंस, और एक होता है वायर जिसको अगर अपन लपेट दें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाती है कोयल, और उसके पास में प्रॉपर्टी आ जाती है एल की। तार है तो आर है, तार को अगर लपेट दो तो वो क्या बन जाता है, इंडक्टिविटी बन जाती है, इंडक्टेंस बन जाती है। तो बताओ इस चोक कोयल को बनाने के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, तो हाई तो इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस तो अपन 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कम ले सकते हो उतना लेना चाहिए आपको। इज कॉल्ड चोक कोयल। इट इज द मेड बाय वाइंडिंग थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर अ लेमिनेटेड आयरन कोर। किसी लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर इसको लपेट करके क्या करा जाता है, बनाया जाता है चोक कोयल को। अब आपको चोक कोयल के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, चोक कोयल की प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। और देखो इसके अंदर इसके चोक कोयल की प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको। प्रॉपर्टी ऑफ चोक कोयल या प्रॉपर्टीज ऑफ चोक कोयल। देखो पहली बात तो ये हाई इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, पहली बात तो ये याद रख के जानी है तुम्हारे को। दूसरी बात क्या है, चोक कोयल का यूज क्या है, चोक कोयल का यूज है टू कंट्रोल चोक coil is used to control current in AC circuit।
एसी सर्किट में जिसको कंट्रोल करने में काम आती है। इसके बाद आगे नंबर 3, जो आइडियल चोक होती है ना, आइडियल चोक की कंडीशन क्या होती है कि उसका आर नियर इक्वल कितना हो, 0। अगर उसका आर 0 हो जाएगा तो आपको एक बात पता है, जो पावर होती है ना, पावर कंजप्शन एल में नहीं होता। सर कैसे पता चला अपन को, मैं भी बताता हूं आपको। अभी बात मान लो कि आइडियल चोक के अंदर पावर कंजप्शन नहीं होता, तो आइडियल चोक के लिए आर कितना होता है, 0। और अगर आर 0 होगा तो वो कैसा सर्किट, उसके लिए अगर आर 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया सर्किट में केवल एल है, और सर्किट में जब केवल एल होता है ना तो फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 का होता है। तो ये बात याद रखना। आइडियल चोक के लिए अपन बात कर रहे हैं, आइडियल चोक के लिए, तो आइडियल चोक के लिए बात चल रही है ए पॉइंट। आइडियल चोक के लिए सर्किट में ओनली एल होगा, तो फेज डिफरेंस, इसका फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस फाई होता है कितना, π/2। कितना होता है, π/2। और अगर फेज डिफरेंस π/2 हो गया इसका, तो इसमें पावर लॉस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। पावर लॉस कैसे पता चला सर आपको, अभी अपन ने निकाला था ना पावर लॉस, VRMS IRMS इंटू cos फाई आया था ना। तो ये जो cos फाई होता है, ये फाई π/2 हो गया, तो बताओ VRMS IRMS cos फाई, बोलो cos फाई कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो रे, cos फाई कितना हो जाएगा, cos π/2। तो चोक के अंदर पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है। एवरेज पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो एक दो बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन याद रखने लायक हैं, आपके एक बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में। देखो नोट लगा के लिख देते हैं अपन बात कर रहे हैं पावर फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट। प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट में पावर P होता है V इंटू आई। बताओ प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए V कितना होता है, बोलो, V होता है VM साइन ओमेगा टी, और I कितना होता है, IM साइन ओमेगा टी। समझते हो? तो बताओ ये कितना आ जाएगा, VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोल दो, VM IM साइन ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। और आप चाहें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, चाहे जितना टाइम पास कर सकते हैं, पर ये आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर पावर आ गई VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गई इसकी पावर, यानी पावर का लॉस तो होगा इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे एवरेज पावर अगर आपसे कोई पूछे, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर आई है क्योंकि आपने टी रख रखा है, तो ये आई है INST, इंस्टेंटेनियस पावर है। और अगर एवरेज पावर पूछे आपसे, तो एवरेज पावर क्या होती है, बोलो, VRMS IRMS cos फाई। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए बताओ, इसके लिए फाई कितना होगा, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 0। और अगर फेज डिफरेंस ही नहीं है तो बताओ एवरेज पावर कितनी आएगी, तो एवरेज पावर विल बी cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो एवरेज पावर 0 नहीं आएगी इसकी, कितनी आएगी, VRMS IRMS आएगी। तो एवरेज पावर 0 नहीं होती है इसकी। तो अगर अपन इसका क्या करें, ग्राफ बनाएं, तो इसका ग्राफ देखो कैसा आता है। ये थोड़ी समझने लायक चीज है। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करो, इधर इक्वेशन होगी अपने पास में V की इक्वेशन तो है VM साइन ओमेगा टी, I की इक्वेशन है IM साइन ओमेगा टी। ये सब अपन प्रूव कर चुके हैं बे। और जब ग्राफ बनाएंगे ना तो इंस्टेंटेनियस पावर लेनी है। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ गई, VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बताओ, पहले बनाओ VM, ये तो हो गया VM, या इसको IM बोल देंगे, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं उसको। ये हो गया तुम्हारा ज़्यादा बड़ा जो होता है वो V होता है। ये हो गया तुम्हारा पीला वाला कौन हो गया, I छोटा होगा। ये तो होगा तुम्हारा VM, ये होगा तुम्हारा IM।
अब पावर की बात करते हैं, तो पावर में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर। मैंने बताया था साइन आता है तो साइन का ग्राफ बना दो। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में क्या होगा, जो नीचे वाली टर्म है वो भी ऊपर चल जाएगी, बस इतना ही चेंज आएगा। तो साइन स्क्वायर वाले के अंदर क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर वाले को अलग ही बना देता हूं मैं। साइन स्क्वायर वाले का कैसा ग्राफ आएगा, ये ऐसा ऐसा ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, ये हो गया पावर के लिए, पावर के लिए। ये पावर का है कर्व। आप चाहें तो यहाँ वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हैं। यहाँ क्या करोगे, साइन की वैल्यू पुट करो, ओमेगा टी मतलब थीटा। अगर आप यहाँ ओमेगा टी लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आप रखो 0, ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखो, 0 तो फिर सब कुछ 0 0। ओमेगा टी की वैल्यू रखो π/2, यहाँ रखा π/2। तो जब π/2 रखोगे तो π/2 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा। और ये मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, ये मैक्सिमम जो पावर आ रही है तुम्हारी, ये मैक्सिमम पावर ये आएगी VmIm, ये मैक्सिमम पावर है। अब बताओ आगे, अगर आप यहाँ पर पाई रखोगे तो पाई पे कितना हो जाएगा 0। यहाँ रखो आप 3π/2 साइन 3π/2 कितना होता है, साइन 3π/2 कितना होता है बताओ, साइन 3π/2 होता है -1, लेकिन यहाँ -1 का स्क्वायर होगा तो फिर वो प्लस हो जाएगा। और 2π रखोगे तो 2π पर फिर कितना हो जाएगा ये। तो ये पावर का कर्व होता है, किसका कर्व होता है, पावर का। अभी अपन ऐसे ही कैलकुलेट करें किसके लिए, अपन कैलकुलेट करें किसके लिए, सेकंड, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या आएगा बताओ, V की वैल्यू कितनी थी, Vm साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू कितनी थी, Im साइन ओमेगा टी -π/2। ये मेरे मन से नहीं निकला, ये सब आई हुई है इक्वेशन। तो बताओ पावर कितनी आएगी, पावर आएगी V × I, Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी -π/2। साइन ओमेगा टी -π/2 कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी -π/2 होगा माइनस कोस ओमेगा टी। तो माइनस आगे ले आता हूं मैं, माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा, Vm Im/2 साइन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये कितना हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा। तो Vm Im/2 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब आप क्या करो, इसका इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लिया आपने, ये इंस्टेंटेनियस पावर है INST। और एवरेज पावर में तो जोर ही नहीं आता हमें। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं बताओ, VRMS IRMS cos फाई, बताओ फाई कितना है इसका, π/2। तो P एवरेज कितना आएगा, VRMS IRMS cos π/2, cos π/2 कितना होता है 0, तो पावर विल बी। अब इसका ग्राफ बना, ये ग्राफ दे रखे हैं तुम्हारे राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है ये ग्राफ, ये ध्यान रखना इसलिए बता रहा हूं यहां पर। अब अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से समझ लेना, पावर का ग्राफ थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, इसलिए V की इक्वेशन है Vm साइन ओमेगा टी, I की मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, तुम्हारी किताब में थोड़ा अलग दे रखा है ना, Im जो है वो दे रखा माइनस Im कोस ओमेगा टी, और पावर जो है INST वो कितनी है, पावर कितनी है माइनस Vm Im/2 साइन 2 ओमेगा टी। अब क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो। V का ग्राफ बनाना है तो V का मैंने बताया था साइन आया तो साइन का ग्राफ बना दो, साइन का ग्राफ बना दिया अपन ने, ये V हो गया और ये वैल्यू होगी V की मैक्सिमम Vm। अब आगे देखो, अब किसका बना दो,
वोल्टेज करंट का बना दो, किसका बना दो, करंट का। करंट में क्या आ रहा है, माइनस कोस, तो माइनस कोस का ग्राफ बनाना है, बनाओ माइनस कोस। ये माइनस कोस यहां से चलता है, डॉट डॉट से बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें जिद बेस मत करना कि डॉट डॉट से बनाना है क्या। ये है माइनस आई एम और ये प्लस आई एम। अब ध्यान से सुनो, वोल्टेज पावर का ग्राफ कैसे बनाना है। अब एक तो तरीका होता है मान रख रख के बनाओगे तो परेशान हो जाओगे। मैं तरीका बताता हूं तुम्हारे को कैसे। अब पावर क्या होती है, पावर होती है V इंटू आई, है ना, ट्रिक बता रहा हूं ये। पावर होती है V इंटू आई, V को और I को मल्टीप्लाई करो, पावर आएगी, ठीक है। अब ये तो पक्का है कि साइन है, तो ग्राफ तो साइन का बनेगा ना। अब साइन का ग्राफ बनाना है, पर आएगा किधर, वो नीचे के ऊपर, उसका पता कैसे चलेगा। तो देखो V, ये तो येलो कलर तो V है, V इंटू आई, तो V इंटू आई कैसा है, V पॉजिटिव और I नेगेटिव, तो V गुणा I करोगे तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो पावर विल बी नेगेटिव। तो यहां से ये नीचे चलेगा ग्राफ, और कितना होगा ये, Vm Im बाई 2, Vm Im बाई 2। तो ये ग्राफ हो गया Vm Im बाई 2, नीचे जाएगा इन दोनों के, ये ग्राफ जाएगा यहाँ। अब ये जो ग्राफ यहाँ पर मैक्सिमम होता है ना, यहाँ से पहले ही मैक्सिमा पे आ जाएगा ये, इसका मैक्सिमा थोड़ा पहले आ जाता है, वो आप वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, तब पता चल जाएगा आपको। अभी आप इतनी सी बात याद रखो। अब इस वाले इंटरवल में देखो आप, यहां से यहां तक तो ये हो गया, ये ऐसे जाएगा, इस इंटरवल, केवल इस इंटरवल, इसको ऐसे कर लो आप, एक सेकेंड, थोड़ा इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, एक मिनट। आप इसके 4 सेगमेंट बना लो, आप 4 सेगमेंट बना लो आप, तो बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। इस वाले में V इंटू आई, V पॉजिटिव I नेगेटिव, तो यहां से ये ग्राफ ऐसा चलेगा, है ना, नेगेटिव पे, और इसकी एक सर्टेन लिमिट आएगी। कहीं भी एक जगह मान लो, ये यहां पर, यहां मान लेते हैं, इसको यहां तक लाना है अपने को, और ऊपर ये मान लेंगे यहां तक लाना है, ले जाओ यहां तक, ये इधर ऐसे, यहां पर लिखना है आपको Vm Im बाई 2। अब आगे क्या हो रहा है, यहां से यहां तक देखो, I और ये पॉजिटिव, V इंटू आई करना है, V इंटू आई, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, बस ये ऐसे बनाना है आपको। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ग्राफ बनेगा आपका किसका। अब मैं लिख देता हूं, येलो कलर वाला जो ग्राफ है वो तो किसका है, वोल्टेज का। ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है वो तो है किसका, करंट का। और ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो किसका है, पावर का। ये ग्राफ एक आपके दे रखे हैं उसके अंदर थोड़े से, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है पोर्शन, लेकिन इसका तरीका यही होता है। मैंने फिर भी सीधा तरीका बता दिया कि किस तरीके से लूप डिसाइड करना है। इसके पूरे चक्कर में इसके 2 चक्कर कट जाएंगे साइन के, ये ध्यान रखना बस। ये जो पूरा एक येलो पूरा आधा चक्कर कटेगा ना इसका, इसके अंदर इसका एक पूरा चक्कर कट जाता है पावर का, क्योंकि ये हाफ है, Vm Im बाई 2 है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, यहाँ ओमेगा है और इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। ये अगर आधा चक्कर काटेगा ओमेगा, अगर ये ओमेगा है तो ये 2 ओमेगा है। ये अगर आधा चक्कर काटेगा तो ये पूरा चक्कर काटेगा, यूं समझ लो। अगर ये ओमेगा है 1 चक्कर, तो ये कितने चक्कर हैं, 2 चक्कर है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी एक कैपेसिटर के लिए और बना रहा हूं, दोबारा समझ लेना, और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो छोड़ देना इसको। ज्यादा डिफिकल्ट है तो अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो। प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव, कैपेसिटिव की बात कर रहा हूं। तो कैपेसिटिव के अंदर क्या होता है, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू Im कॉस ओमेगा टी। तो पावर कितनी आएगी, इंस्टेंटेनियस ही है सारे, Vm Im कॉस ओमेगा टी तो आती है ना। अरे इस चीज को तुम, अब यार तुम्हें पुराना तो कुछ याद है नहीं, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आती है, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को अपन ये लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आती है, ठीक है। तो उसको कॉस लिख दिया मैंने, तो ये आ गया साइन ओमेगा टी
cos ओमेगा टी। तो बताओ क्या आएगा, INST साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। बोलो साइन cos, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा VM IM बाई 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा VM IM बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। फिर मतलब ग्राफ तो वैसा ही बनेगा पावर का। अब बताओ कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। और एवरेज पावर में तो लफड़ा ही नहीं है। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं बताओ, एवरेज पावर VRMS IRMS, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। VRMS IRMS cos फाई। बताओ VRMS तो कुछ नहीं, फाई कितना है इसमें, पाई बाई 2। ये साइन है तो ये cos है, तो डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 का। तो VRMS IRMS cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो कैपेसिटर में पावर का लॉस नहीं होता है, एवरेज पावर लॉस नहीं होता है। अगर अपन इसका वो प्लॉट करें ग्राफ, ध्यान से देख लेना, एक बार और समझने का मौका है। सबसे पहले क्या करो, वोल्टेज की इक्वेशन लिख लो। V होता है VM साइन ओमेगा टी, I होता है IM cos ओमेगा टी। और ये चीज अलग अलग नहीं है, साइन ओमेगा टी। और मैंने तरीका भी बताया था, प्लस पाई बाई 2 आए तो प्लस कोस, माइनस पाई बाई 2 है तो माइनस कोस। अगर शुरू से आप लेक्चर देख लो, एक बार नहीं दोबारा देख लो, घर पे पढ़े पढ़े करके आ रहे हो तुम। और ये कितना आया, VM IM बाई 2 इंटू कितना, साइन 2 ओमेगा टी। अब बताओ कैसे प्लॉट करोगे। सबसे पहले वोल्टेज बना लो, ये सबसे पहले वोल्टेज, साइन है, साइन का ग्राफ बना लिया, खेल खत्म। VM माइनस VM। करंट की बना लो, करंट बना लो, ये करंट बना दिया। करंट का क्या है, कोस ओमेगा टी, प्लस का कोस है, तो प्लस का कोस यहां से स्टार्ट करो इस तरीके से। ये प्लस कोस का ग्राफ हो गया, ठीक है। यहां क्या लिख दो, IM माइनस IM। अब बताओ क्या होगा, अब किसका बनाना है, पावर का। दोबारा देखना, इसके 4 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो ध्यान से, 1 2, ये यहाँ आएगा ना, ये थोड़ी बीच में आएगी लाइन, और ये 4 टुकड़े कर दो। अब P क्या होता है, V इंटू I होता है। अब तुम्हें देखना है, इनको मल्टीप्लाई करो। मैं पहले लिख देता हूं, येलो कलर वाला कौन है, V, ब्लू कलर वाला कौन है, I, ये ब्लू कलर वाला कौन है, I। अब अपन बना रहे हैं P। V को I से गुणा करना है, V और I दोनों पॉजिटिव है, और इक्वेशन में कौन है, साइन है, तो साइन का ग्राफ बनाना है। अब आपको यहां से यहां तक साइन का ग्राफ बना देना है, ये ऐसे। अब इस वाले में देखो, V पॉजिटिव लेकिन I नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। इस सेक्शन के अंदर एक लिमिट फिक्स कर देना, ये जितनी लाइन का बना रहे हो ना, ये जितनी लाइन का बना रहे हो उतनी लाइन का ये नीचे बनाना। अब बताओ, इधर देखो, ये पीला वाला वोल्टेज, नीला वाला करंट, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का ग्राफ बना दो ऊपर ऐसे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। ये ग्राफ किसका होगा, पावर का होगा। किसका ग्राफ होगा, पावर का। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से बनते हैं ग्राफ, किसके, कैपेसिटर के। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ आगे, अब सारे ग्राफ सब कुछ हो चुके हैं। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड होता है। अब ज्यादा टाइम अपन इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ विशेष है नहीं। इट वर्क्स ऑन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट व्हेन सम मेटल, अ पर्सन विद अ मेटल कम्स इनटू कांटेक्ट विद द कॉइल, द सर्किट इट्स इंपीडेंस चेंजेस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन करंट व्हिच हियर्ड एज अ बीप। अब सुन लो ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है भाई। अपन ने क्या कर रखा है, एक दरवाजा बना रखा है, उस दरवाजे के अंदर क्या कंसेप्ट कर रखा है कि भैया एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, ये सेट कर दिया।
इस समय पर क्या है, जेड मिनिमम है आर के बराबर, ठीक है। अब अगर कोई आदमी कोई मेटल लेकर निकलेगा तो वो जो सर्किट पर खड़ा होगा, उस दरवाजे के डोर पर खड़ा होगा, तो वो उसके रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। करंट चेंज हो जाएगी तो कंडीशन रेजोनेंस से नॉन रेजोनेंस में चल जाएगी। नॉन रेजोनेंस होगा तो फिर क्या हो जाएगी, वो बीप बज जाएगी। अगर नॉर्मल निकलते रहेंगे तो बीप नहीं बजेगी और रेजोनेंस की कंडीशन चेंज होते ही ये हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है इसका। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जब मेटल्स लेके कोई आदमी अंदर से निकल जाता है दरवाजे में से, तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जुड़ते ही क्या हो जाएगा, वो बीप कर देगा, अपने को पता चल जाएगा। तो मेटल डिटेक्टर जो होता है वो किस बात पर बेस्ड है, रेजोनेंस पर बेस्ड। अब आती है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से आप वोल्टेज को अप और डाउन कर सकते हो, करंट को अप और डाउन कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज किए बिना। तो अ डिवाइस बाय विच वी कैन चेंज AC voltage, it is based on the principle of mutual induction, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है। किस बात पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है। इसी डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ये किस चीज से बना होता है, एक रेक्टेंगुलर उससे बना होता है, शेप से, जो लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड का मतलब होता है पीस कर देते हैं उसके। भाई क्यों पीस करने का रीजन क्या है कि अगर एक चपटा ले लिया ना अपन ने, मतलब अगर एक अपन ने सॉलिड चीज ले ली तो उसके अंदर एडी करंट बन जाती है। याद हो तो मैंने बताया था आपको कि अगर अपन ने सॉलिड मेटल ले ली तो उसमें एडी करंट बन जाती है। तो उसको एडी करंट से बचने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेट करने का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो ये चीज है। और अब इसी को अगर मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर दूं और बीच में क्या कर दूं, सेग्रीगेशन कर दूं और इंसुलेशन कर दूं, मतलब ऐसा मटेरियल भर दूं जिससे करंट इधर से इधर नहीं जा सकती, बस इसी के अंदर रोटेट होगी, तो उस चीज को बोलते हैं लेमिनेटेड soft iron core. The soft iron lamina are placed one over the other and insulating liquid भरता है। Between them two coils of insulated wire, copper or aluminium are wound over the iron core. The coil on which input AC is applied, जिस पर AC अप्लाई किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। जिस पर इनपुट लगाया जाता है, और जिस पर हम उसको वापस अपनी तरफ लेते हैं, आउटपुट इज ड्रॉन विच इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। अब देखो क्या है, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है। ये है लेमिनेटेड कोर्स, लेमिनेटेड कर दिया। यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, जिस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। और जिस पर हम रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये वही चीज बता रखी है। ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये कहां बनाया था तुमने, रेक्टिफायर में बना रखा है। ये जो डायग्राम होता है, जैसे रेजिस्टेंस का चित्र होता है ना, ये वैसे ट्रांसफॉर्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये दो डिजाइन बना के बीच में दो डंडे डालना, ये बता रहा है इस आयरन की कोर के ऊपर इनको लपेटा गया है। ठीक है, व्हेन AC अप्लाइड, जब इसमें अपन AC अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होती है, फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्या निकलेगी, फील्ड लाइंस। और ये फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। और आप सब जानते हैं कि अगर ये फील्ड लाइन इसमें से पास होंगी तो क्या होगा, इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF। और जब EMF इंड्यूस हो जाएगा प्राइमरी में, जब प्राइमरी से सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो और EMF पैदा हो गया, उस EMF को अपन काम में ले सकते हैं। उससे जो EMF होगा वो किस में चला जाता है, प्राइमरी में। तो अब इस बात को अपन क्या करते हैं, अगर लिखते हैं, देखो when key is closed, when electric current is flows, in primary circuit, the flux linked with secondary circuit induces an EMF
बताओ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी सेकेंडरी का ईएमएफ होगा माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, इक्वेशन 1। और ये जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर भी करंट आ जाएगी, उसका करंट आएगी तो उसका भी फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स प्राइमरी से पास होगा, तो प्राइमरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो बाय दिस an EMF also induced in primary coil which is back EMF। अब इतना मत सुनो, तुम इतना ध्यान रख लो, प्राइमरी कॉइल में भी हो जाएगा। तो बताओ प्राइमरी कॉइल का जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ईपी हो जाएगा माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी। अब अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें बाय डिवाइडिंग 1 and 2, तो बताओ क्या आ जाएगा? ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। और इन जनरल अपन क्या लिख सकते हैं? इन जनरल ई एस जो ई एम एफ इंड्यूस होगा वही हमें मिल जाता है, उसी को अपन सेकेंडरी कोयल का वोल्टेज बोलते हैं। और जो प्राइमरी पर है ये मान लेते हैं अपन कि जो प्राइमरी पर इंड्यूस हुआ वही हमें मिल गया, तो अपन इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई है। यहाँ से एक बात प्रूफ हो गई कि वी एस सेकेंडरी के सामने सेकेंडरी है, यानी वी प्रोपोर्शनल किसके होता है? एन के। अगर अपन ये मान के चलें कि जो ट्रांसफॉर्मर है, अच्छा ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या होती है? परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? एफिशिएंसी होती है ईटा आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, आउटपुट इंटू इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो अगर ये आउटपुट इंटू ये होगा तो आप बताओ क्या लिख सकते हो? पी आउट, आउटपुट पे पावर क्या होगी? आउटपुट की पावर होगी पी आउट बराबर वी आउट आई आउट। और वी आउट, आउटपुट का मतलब होता है सेकेंडरी कोइल, सेकेंडरी। और पी इन का मतलब क्या हो गया? इन आई इन वी पी आई पी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी पी आई पी। तो बताओ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी, अभी हमने पढ़ा वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी इंटू कितना? 100। सबको पता है वी एस मतलब सेकेंडरी कोइल का वोल्टेज। अबे ये तो पता है ना, आई एस सेकेंडरी, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोइल, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोइल, करंट ऑफ सेकेंडरी कोइल, वीपी, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कोइल, और आईपी करंट इन प्राइमरी कोइल, प्राइमरी कोइल। अब अगर हम ये मान लें आइडियल कंडीशन, कि आइडियल कंडीशन है इफ एफिशिएंसी इज 100%, इफ ईटा इज 100%, अगर ये 100% हो जाए तो बताओ क्या होगा? अगर ये 100 हो गया तो 100 से 100 कट जाएगा, वी एस आई एस इक्वल हो जाएगा वी पी आई पी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। तो यहाँ से एक बात ये प्रूव हुई, आइडियल कंडीशन में वी जो है वी एस के सामने पी आ रहा है, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। अब अगर अपन बात करें ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स, दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जिसके अंदर वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इन विच voltage of secondary coil is greater than प्राइमरी कोइल। अगर ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे? दैट इज
Vs इज ग्रेटर देन Vp, और हमें पता है, अभी मैंने तुम्हारे सामने दो रिजल्ट लिखे, V इज प्रोपोर्शनल टू N एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर वोल्टेज हाई होता है, तो वोल्टेज को हाई करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, हाई। तो ये हो जाएगा NS ग्रेटर देन NP, और अगर वोल्टेज को हाई करना है तो करंट को क्या करना पड़ेगा, डाउन। तो ये हो जाएगा IS लेस देन IP। तो बस आपको इतनी सी बात अगर आप लिख के आ जाओगे तो बात कंप्लीट है। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज इंक्रीज करना, वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए तो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए ये करना पड़ेगा। और करंट में क्या है, वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर वोल्टेज इंक्रीज करना है तो करंट क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज। अब बताओ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, इन विच वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। तो बताओ उल्टा हो जाएगा, Vs लेस देन Vp। अगर ऐसा है तो क्या होगा, NS लेस देन NP। अगर वोल्टेज घटाना है तो N घटाना पड़ेगा, लेकिन करंट बढ़ानी पड़ेगी, तो बोलो IS इज ग्रेटर देन IP। तो ये होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद बात करते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहला कॉपर लॉस। कॉपर का मतलब होता है, कॉपर मतलब रेजिस्टेंस, आप जो वायर ले रहे हो वाइंडिंग में उनका रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, पावर का लॉस होता है। पावर होता है आपका I²R, पावर कितना होता है, I²R। तो अपन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हो आप, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। थिक वायर लेकर, कैसा वायर लेकर, थिक वायर अगर आप लोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। The primary and secondary coil has very small but non-zero resistance due to which heat is produced. Heat is produced due to Joule effect. This loss called copper loss. To reduce this loss, thick copper wire is used for windings. समझ में आ गई। Losses due to leakage in magnetic flux. अपन ने क्या करा, d∅dt काट दिया था, याद करो उसके अंदर। तो वो d∅/dt कटेगा नहीं भाई, प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो पूरा सेकेंडरी से निकले, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये जो है ये सारा का सारा इससे निकले, जरूरी थोड़ी। लाइन बाहर निकल गई तो d∅dt कटेगा ही नहीं, तो आपका मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन, क्या होगा, फ्लक्स का लीकेज हो जाएगा। फ्लक्स का क्या हो जाएगा, लीकेज। तो इस लीकेज से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको, इसके लिए बचने के लिए दोनों कोइल को एक दूसरे के ऊपर ही लपेटना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स लीकेज कम हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, रीडिंग मार लेना आप। एडी करंट जो है, मैंने आपको बताया कि अगर अपन इसको लेमिनेट कर दें, पार्टीशन में बना दें, लेमिनेट कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, एडी करंट के लॉस से भी अपन बच सकेंगे। और हिस्टेरिसिस लॉस का क्या मतलब होता है, हिस्टेरिसिस मैंने आपको कर्व पढ़ाया था, आपको पता है स्टील का हिस्टेरिसिस कर्व बड़ा होता है। बड़ा हिस्टेरिसिस कर्व मतलब ज्यादा पावर लॉस। तो ये याद रखना, स्टील का जो होता है ये कर्व बड़ा होता है। तो स्टील के लिए, स्टील में क्या होता है, मोर हिस्टेरिसिस लॉस। लेकिन जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है उसका ग्राफ छोटा होता है सॉफ्ट आयरन के लिए। तो सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, इसलिए हिस्टेरिसिस लॉस। तो सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, इसलिए अपन इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये था अल्टरनेटिंग करंट, आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया है। ओके, रीडिंग कर लेना अच्छे से, अवेलेबल हमेशा यूट्यूब पे, कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हो आप पीछे से देख करके, ठीक है। ओके, थैंक यू।